साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से निकले हुए हैं। तो ये सभी प्रश्न पहले की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आज का पहला प्रश्न है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य कितनी दूरी होती है? जो दो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनके बीच में कितनी दूरी होती है? तो सबसे पहले तो यही जान लेंगे कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। तो कुल 180 अक्षांश रेखाएं हैं। अगर इसमें देखिए, इस प्रकार का आपका जो ग्लोब होता है, इसको इस प्रकार से जब बांटते हैं तो इसमें अगर बीच इस तरीके से इतनी आपकी मिला करके कुल ये 180 रेखाएं होती हैं। लेकिन अगर इस बीच वाली रेखा को भी काउंट किया जाए तो ये आपकी 180 + 1 यानी कि 181 रेखाएं ये हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आपकी कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? तो 180 या 81, जो भी आपके ऑप्शन में दिया गया हो। और यहाँ पर जो इस प्रकार से ये आपकी बीच की रेखा हो गई ये, और फिर इसके बाद ये, इस प्रकार आपकी जितनी भी ये रेखाएं खींची गई हैं, इन दो रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इन दो रेखाओं के बीच की जो दूरी है वह क्रमशः 111 किलोमीटर होती है। इस चीज़ को याद रखेंगे। ग्लोब पर बनी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दो रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। उम्मीद करती हूँ कि अब आप इस प्रश्न को कभी भी नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले तो हम अपने ग्लोब की स्थिति पर उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश को देखेंगे। तो ये हमारा ग्लोब है। इसके ऊपर वाले हिस्से को हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। यहीं पर अगर इसकी स्थिति यानी कि 23.5 डिग्री पर पूछी जाए तो उत्तरी या दक्षिणी, तो 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की जो ये दूरी होती है इसे कहा जाता है कर्क रेखा एवं मकर रेखा। इसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा एवं मकर रेखा। अब आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो बीच वाली रेखा है जिसे विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है, ग्लोब पर बीच में जो बनी हुई रेखा है जो कि विषुवत रेखा है, इसके ऊपर जो ये रेखाएं बनी हैं इनको क्या कहते हैं और नीचे जो रेखाएं ये बनी हुई हैं इनको क्या कहते हैं? तो ऊपर बनी हुई रेखाएं कर्क रेखा है या नीचे बनी हुई रेखाएं कर्क रेखा है? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ग्लोब पर बनी विषुवत रेखा के ऊपर की रेखाओं को क्या कहते हैं और नीचे की रेखाओं को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार मैंने स्थिति आपको समझा दी है। और जो उत्तरी रेखा होती है उसे कर्क रेखा और जो नीचे की रेखा होती है उसे मकर रेखा कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, ये है आपका ग्लोब, ये एक आपकी अक्षांश रेखा है, ये आपकी देशांतर रेखा है जिसे विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। बीच वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। इसके नीचे ये इस प्रकार की जो लाइनें बनी हुई हैं, ये इस प्रकार की ऊपर भी बनी हुई हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं मकर रेखा। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन मैंने डिटेलिंग से पूरा कंप्लीट करा दिया है। यहाँ पर कोशिश यही होती है कि प्रश्न आपको जो एक दिया जा रहा है उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें निकल रही हैं वो सब आपको करा दी जाएँ। अगला प्रश्न देखेंगे। कर्क संक्रांति एवं मकर संक्रांति होता है। जो मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति है वह किस तिथि को होता है? तो आपका जो आंसर होगा 21 जून एवं 22 दिसंबर। 21 जून को कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति 22 दिसंबर को होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। जो आपकी पृथ्वी है उस पर ऐसा कौन सा समय है या ऐसी कौन सी स्थिति है जहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो ये आपका ग्लोब है जिसकी बीच वाली रेखा को मैंने अभी अभी आपको बताया था क्या कहते हैं। तो बीच वाली रेखा को कहते हैं विषुव। बीच वाली रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कहीं आपका सूर्य है और जिसकी जो किरणें हैं वो बराबर सीधी रेखा पर पड़ती हैं और सामने आपकी जो ये सीधी रेखा है इसको ही विषुवत रेखा कहते हैं। तो इस स्थिति में जो आपके दिन और रात हैं वे कहाँ पर बराबर होते हैं? तो विषुवत रेखा पर। ये स्थिति आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये आपका सूर्य है जिसका प्रकाश लगातार पृथ्वी पर पड़ रहा है। पृथ्वी जो कि राउंड कर रही है, घूम रही है, लेकिन जो इसका प्रकाश है वह विषुवत रेखा पर लगातार समान पड़ता है। इस स्थिति के कारण जो
दिन और रात हैं वह विषुवत रेखा पर हमेशा बराबर होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, दिन एवं रात बराबर होते हैं तो ऐसा तिथि कौन सी है, ऐसा समय कौन सा है जब ये दिन और रात बराबर होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 21 मार्च एवं 22 सितंबर। 21 मार्च और 22 सितंबर की तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, जो पृथ्वी है इस पर दिन रात क्यों होते हैं? तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। देखिए बहुत ही स्पष्ट स्थिति से समझिएगा, ये कहीं आपका सूर्य और ये कहीं आपकी पृथ्वी है। अब जो पृथ्वी है वह ये लगातार इस तरीके से सूर्य का चक्कर लगा रही है। अब सूर्य का चक्कर लगाने के साथ ही साथ वह अपनी जगह पर भी घूम रही है। तो जो वो अपनी जगह पर घूम रही है उसी के कारण, देखिए अभी सूर्य की रोशनी इस जगह है, आप मान लीजिए यहाँ खड़े हुए हैं। अब जब ये पृथ्वी घूमेगी तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे? यहाँ पहुँच जाएंगे। तो अभी आपके सामने रोशनी आ रही थी तो दिन था, अब क्या हो जाएगी? छाया पड़ेगी पृथ्वी की, इस कारण रात हो जाएगी। तो पृथ्वी पर जो ये दिन रात का कारण है वह क्यों होता है? तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण, इसे घूर्णन गति के कारण भी कह सकते हैं। और अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि जो दिन और रात के अलावा ये जो मौसम परिवर्तन होते हैं, तो ये मौसम परिवर्तन होते हैं पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगा रही है। देखिए ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, इस स्थिति के कारण ही दिन और रात मौसम का परिवर्तन होता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है? तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। दिन और रात क्यों होते हैं? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, इस चीज को याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो क्या होता है? जब यह पृथ्वी है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब कौन सी स्थिति बनती है? तब चंद्र ग्रहण होता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। देखिए बहुत आसानी से समझेंगे, जब पृथ्वी, यह है आपकी पृथ्वी, P फॉर पृथ्वी हो गया, और ये कब आ जाती है? ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब क्या होता है? तब पड़ता है चंद्र ग्रहण। क्या पड़ता है? चंद्र ग्रहण। और अगर इसी प्रकार से कहा जाए कि जब चंद्रमा, ये क्या है आपका? चंद्रमा है, और जब ये चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तब क्या पड़ता है? सूर्य ग्रहण। तब कौन सी स्थिति होती है? सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। तो इस प्रकार से इन दोनों घटनाओं को याद रखेंगे। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन जाता है, तो बहुत आसानी से इसे याद रख पाएंगे कि जब पृथ्वी बीच में होगी, जब पृथ्वी बीच में होगी तब चंद्र ग्रहण पड़ेगा, और जब चंद्रमा बीच में होगा तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दो देशांतर रेखाओं के बीच समय का अंतर होता है। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच, ये कहीं आपका ग्लोब है, ये आपकी बीच वाली देशांतर रेखा है, इसके बाद इस प्रकार आपकी सभी देशांतर रेखाएं बनी हुई हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि कुल कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं, तो कुल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। कुल 360 डिग्री देशांतर रेखाएं होती हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 360। अब ये एक और ये एक दो, तो इन दो रेखाओं के बीच जो समय होता है कितना होता है? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच समय में अंतर होता है 4 मिनट का। कितना होता है? 4 मिनट का। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो दो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनके बीच की दूरी कितनी होती है? तो वो होती है 111 किलोमीटर। तो बहुत आसानी से याद रख पाएंगे कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, और दो देशांतर रेखाओं के बीच का समय जो है उसका अंतर कितना होता है? तो 4 मिनट। यानी कि 1 डिग्री देशांतर आपके किसके बराबर होता है? 4 मिनट के। 1 डिग्री देशांतर किसके बराबर होता है? 4 मिनट के। अगला देखेंगे, 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच टाइम स्थित है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है जहाँ से हमारे समय का निर्धारण होता है वह कहाँ पर स्थित है? तो इंग्लैंड में। ग्रीनविच मीन टाइम रेखा कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में। देखिए अभी आपका जो पेपर हुआ था पीईटी का, उसमें आपके सिर्फ यही पूछ लिया गया था कि GMT का फुल फॉर्म। तो क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम। देखिए हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है बशर्ते आप उसे कितना ध्यान रख पाते हैं। अगला प्रश्न है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को वाशिंगटन सभा में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया। तो
कब माना गया? ये माना गया था 1884 में, यानी कि 1884 में 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। जो भारत की मानक समय रेखा है, जहाँ से हम समय निर्धारित करते हैं, वह कहाँ पर स्थित है? तो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से। यहाँ पे ऑप्शन में आपको ये भी मिल सकता है कि इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से। तो दोनों ही आपके राइट होंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप अपना आंसर करेंगे। तो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से। अगला प्रश्न देखेंगे, 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य का भाग क्या कहलाता है? इसे बहुत ही आसानी से समझेंगे। देखिए, एक ज्योग्राफी आपका ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें अगर आप चित्र का सहारा लेते हैं तो आप चीज़ों को कभी भी नहीं भूलेंगे। तो ये कहीं आपकी 0 डिग्री रेखा हो गई है, उसके ऊपर हम ये कहेंगे कि मान लीजिए आपकी ये 30 डिग्री है, ऊपर भी है ये 30 डिग्री और उसके बाद ये नीचे भी है 30 डिग्री। तो इसको, इस क्षेत्र को, इसके बीच वाले ये 30 डिग्री के बीच में देखिए, देख लीजिएगा आसानी से, ये जो इसका बीच वाला जो ये क्षेत्र है, इसको किस क्षेत्र के नाम से जानते हैं? ये जो पीला पीला क्षेत्र है 30 डिग्री मध्य में, इसको किस नाम से जानेंगे? तो उष्ण कटिबंधीय। इसे क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंधीय। देखिए, कलर अगर अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। ये जो आपका क्षेत्र है, ये 30 डिग्री के बीच वाला, ये अंदर का, तो इसे क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि आंतरिक रचना बनी हुई है, पृथ्वी की जो आंतरिक रचना है वह किसकी बनी हुई है? तो पृथ्वी का मान लीजिए ये भाग है आपका, कहीं पृथ्वी का मान लीजिए ये एक सतह हमने काटी और ये जो आपका आंतरिक भाग है, ये अंदर वाला, ये लेयर किसकी बनी हुई है? तो ये आंतरिक जो लेयर है ये बनी होती है सियाल, सीमा और निफे की। इसमें 3 परतें पाई जाती हैं। इस प्रकार से ये देखेंगे, ये एक परत हो गई, उसके बाद आपकी ये दूसरी परत हो गई और उसके बाद में ये आपकी तीसरी परत हो गई। तो ये 3 परतें लगातार मान लीजिए इस प्रकार से बनी हुई हैं। तो इन तीनों परतों को किस नाम से जाना जाता है? तो सियाल, सीमा, निफे, सियाल, सीमा, निफे के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी की ऊपरी परत सियाल की बनी होती है। अब सियाल में क्या क्या पाया जाता है? तो सियाल में पाया जाता है सिलिका और एल्यूमिनियम। सियाल में क्या पाया जाता है? सिलिका एवं एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीमा किसकी बनी होती है? जो परत एक दूसरी है कि सियाल, सीमा, तो सीमा में होता है सिलिका और मैग्नीशियम। देखिए, सा से हो गया सिलिका और मा से हो गया मैग्नीशियम। सा से हो गया आपका सिलिका और मा से हो गया मैग्नीशियम। अगला प्रश्न देखेंगे, बेसाल्ट चट्टान के टूटने पर बनती है। जो बेसाल्ट चट्टान है, इसके टूटने पर क्या बनती है? तो इसके टूटने पर बनती है काली मिट्टी। बेसाल्ट चट्टान के टूटने पर क्या बनती है? काली मिट्टी। अगला प्रश्न देखेंगे, वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो वी आकार की घाटी का निर्माण होता है नदी द्वारा। पृथ्वी के धरातल में सर्वाधिक पाया जाता है। पृथ्वी के धरातल पर सबसे अधिक क्या पाई जाती है? तो ऑक्सीजन पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। देखिए, ये धरातल की बात हो रही है। अगर वायुमंडल की बात की जाएगी, प्रश्न को ध्यान रखिएगा, अगर आपसे यहाँ वायुमंडल की बात की जाए तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। पृथ्वी पर जो वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अधिक गैस है वह कौन सी है? नाइट्रोजन। कितनी पाई जाती है? तो लगभग 78%। उसके बाद कहीं आता है ऑक्सीजन का नंबर और कितनी पाई जाती है? तो कुल 21% तक। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है कि पृथ्वी की धरातल पर सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है? तो पृथ्वी के धरातल पर पाई जाती है ऑक्सीजन गैस। अगला प्रश्न है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर लगातार उद्गार होते रहते हैं। यह आपके उत्तरी के सिसरी लिपारी द्वीप में स्थित है और यह भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है क्योंकि वहाँ पर लगातार उद्गार होते रहते हैं, लगातार ज्वाला निकलती रहती है। अगला देखेंगे, प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहते हैं? तो हवाई द्वीप को। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा के नाम से भी जाना जाता है। धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार किसे कहते हैं? तो धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है लौह इस्पात उद्योग को। मतलब ऐसा उद्योग आपका जो सभी अन्य उद्योगों
उद्योगों का आधार है, उद्योग की नींव है, तो वो कौन है? लौह इस्पात उद्योग। नेक्स्ट देखेंगे, न्यू मूर द्वीप स्थित है, तो न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। ये इस प्रकार के प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये आपका एक बहुत ही बेहतरीन रिवीजन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी थोड़ा थोड़ा क्लियर होता चल रहा है कि ये चीज़ कैसे होती है। तो न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अश्वान बांध कहाँ स्थित है? तो अश्वान बांध स्थित है नील नदी पर। और आप ये जरूर देख रहे होंगे कि जो भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली चीज़ें आपकी रिपीटेड होती हैं, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत बड़ा पोर्सन है, लेकिन अगर वनडे एग्जाम की बात की जाए तो उसमें लगभग अगर आप 500 से 600 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तैयार कर लेते हैं तो उतने से ही काम चल जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, वह महाद्वीप जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में कहा जाता है, तो अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में किस नाम से जानते हैं? सुनामी के नाम से। इसे किस नाम से जानते हैं? जापान में इसे जानते हैं सुनामी के नाम से। तो इस प्रकार आपके यहाँ तक के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित की गई है वह किसके समानांतर है? मतलब उस रेखा के समान एक और रेखा है, और वह कौन सी है? तो बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से कौन अलग करता है? तो एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से काकेकस पर्वत अलग करता है। एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से कौन अलग करता है? तो काकेसस पर्वत। नेक्स्ट देखेंगे, ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र स्थित है। तो ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र स्थित है उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट है, हरिकेन और टार्नेडो नामक चक्रवात चलती है। जो हरिकेन और टार्नेडो नामक चक्रवात हैं, हवाएं हैं, ये कहाँ चलती हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर। ये हवाएं कहाँ चलती हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर चलती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध मक्का की मंडी है। जो विश्व प्रसिद्ध मक्का की मंडी है वह कहाँ स्थित है? तो विश्व प्रसिद्ध मक्का की मंडी स्थित है सेंट लुइस में। सेंट लुइस में। रेड इंडियन एवं निग्रो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो उत्तरी अमेरिका में। रेड इंडियन एवं निग्रो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो उत्तरी अमेरिका में। और इसके साथ साथ आपके जो और भी जनजातियां हैं, जो नई नई प्रजातियां हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इनसे रिलेटेड मैं एक वीडियो लाऊंगी जिसमें आपकी सभी जनजातियों को एक साथ कंप्लीट कर लिया जाएगा। जैसे अगर बात की जाए भोटिया जनजाति का जो सबसे अधिक प्रिय निवास स्थान है, या ये कहाँ ज़्यादा पाई जाती हैं, तो उत्तराखंड वाले पहाड़ी इलाकों में भोटिया जनजाति बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि ये एक इस प्रकार की जनजाति होती है जो अपना निवास स्थान लगातार परिवर्तित करते रहते हैं, एक स्थान पर रुक करके नहीं रहते हैं। तो कार उद्योग केंद्र डेट्रॉइट स्थित है। कार उद्योग का जो डेट्रॉइट उद्योग केंद्र है वह कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। योगा के लिए आपकी सबसे पहले यूनिवर्सिटी भी आपकी सर्वप्रथम कहाँ बनाई गई है? तो वह भी बनाई गई है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इस प्रकार से हमने ये वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के लिए यहीं तक रखेंगे। इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा और आपने काफ़ी कुछ रिवीजन भी किया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और उम्मीद करती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए। देखिए, पढ़ाई की पोथी में सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी और मैं आपके साथ लगातार जुड़ी रहूँगी। तो धन्यवाद। अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और लगातार अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।